हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो हमारा लास्ट वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन कॉमर्स का। तो आज यूनिट 1 का ही हम पार्ट 2 करेंगे। यहाँ तक हमारा हो गया था, इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं रिसर्च के, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियली रिसर्च जिन पे डिपेंडेंट होती है। सबसे पहले हम रिसर्च की फंडिंग के बारे में जानेंगे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिसर्च की फंडिंग है, वेदर वो रिसर्च गवर्नमेंट फंड कर रही है या कोई प्राइवेट फंड कर रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फंड कर रहा है। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए दैट द फंडिंग ऑफ रिसर्च इज वेदर डन बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेटली। ठीक है। उसके बाद जितना भी रिसर्च है उसके प्रपोजल्स में हमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। बेसिकली ये 4 फैक्टर्स मेन हैं जो हम सबसे ज्यादा कंसीडर करेंगे। एक तो कोस्ट, क्या क्या कोस्ट है रिसर्च की। उसके बाद पर्सनल, मतलब कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व हैं, उन पीपल की सीवी क्या है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है। उसके बाद टाइम टेबलिंग, क्या क्या टाइम टेबल है, क्या शेड्यूल्स हैं। उसके बाद आउटपुट, मतलब जो रिसर्च वर्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है रिसर्च का आउटपुट। मतलब उससे कौन बेनिफिट होगा, वो रिसर्च किन लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगी, मतलब उसके एंड यूजर्स कौन है रिसर्च के। उसके बाद फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में ऑब्वियसली जब भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात होगी, दैट मीन्स बजट की भी बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक तरह से ऐसे आउटले तैयार कर दोगे। जब आप बजट का रिसर्च बजट पेश करोगे, तो फॉर एग्जांपल जैसे बजट में कौन कौन सी आइटम है, सैलरीज, आप किन किन को सैलरीज दे रहे हो, जैसे रिसर्च के डायरेक्टर को, रिसर्च के एसोसिएट को, असिस्टेंट को, सेक्रेटरीज को, कितनी कितनी वो चार्जेस ले रहे हैं। उसके बाद और भी कॉस्ट होगी आपके रिसर्च प्रोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल इंप्लॉयज सर्विसेज एंड बेनिफिट्स होगा, ट्रैवलिंग के खर्चे होंगे, ऑफिस की सप्लाईज भी आएंगे, जैसे पेन पेपर वगैरह सारा मटीरियल आएगा, स्टेशनरी होगी, टेलीफोन के खर्चे होंगे। उसके बाद रेंट होगा, कोई और इक्विपमेंट्स अगर आप यूज कर रहे हो, कोई पब्लिकेशन की कॉस्ट आ रही हैं आपकी, या स्टोरेज की कॉस्ट आ रही हैं, उन सबको टोटल कर दोगे। उसके बाद जितनी भी आपके और कोई डायरेक्ट खर्चे होंगे वो ऐड कर दोगे, और बाकी जो ओवरहेड सपोर्ट वाले खर्चे होंगे वो सारे ऐड करके जितना टोटल आप फंडिंग रिक्वेस्ट कर रहे हो वो एंड में आप टोटल कर दोगे। तो जो एंड में आपका टोटल होके आया, दैट इज योर रिसर्च बजट। मतलब सब कुछ मिला के आपको इतना टोटल फंडिंग रिक्वायर्ड है। तो वो फंडिंग गवर्नमेंट देगी या प्राइवेट देगी, वो डिपेंड करेगा कि उस रिसर्च को फंड कौन कर रहा है। ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च बजट, जिसमें हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या है रिसर्च के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रिसर्च प्रपोजल। अब रिसर्च प्रपोजल में हम छोटा सा टॉपिक है ये कर लेते हैं। रिसर्च प्रपोजल मतलब एक तरह से साइनोप्सिस पेश करना। मतलब इसमें जो रिसर्च प्रपोजल है ना, ये आपका थीसिस का फाउंडेशन होगा, आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका ये फाउंडेशन होगा। तो जो टाइप्स है रिसर्च प्रपोजल के, वो बेसिकली फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 टाइप्स में। एक तो होते हैं इंटरनल प्रपोजल्स और एक होते हैं एक्सटर्नल प्रपोजल्स। इंटरनल प्रपोजल्स क्या होंगे? इंटरनल प्रपोजल्स आर अ मेमो फ्रॉम द रिसर्च to the management outlining the problem statements, study objectives, research design and a schedule is enough to start an exploratory study। तो internal proposals basically जो researcher है वो management को देता है। एंड नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल प्रपोजल्स। ये सोलिसिटेड भी हो सकते हैं, अनसोलिसिटेड भी हो सकते हैं। सोलिसिटेड मतलब क्या होता है? इज ऑफन इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर अ प्रपोजल। आपको रिक्वेस्ट आई कि हाँ आप प्रपोजल प्रेजेंट करो, वो होता है सॉलिसिटेड। और प्रपोजल उस कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट के अगेंस्ट आप कंप्लीट कर देते हो। और अगर इनकेस ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको कोई डिसएडवांटेज फेस नहीं करनी पड़ती, तो वो हो गया अनसॉलिसिटेड। नेक्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे रिसर्च प्रपोजल। मेन इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो था फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स वाला टॉपिक जो हमने कर लिया है ऑफ रिसर्च। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है, हम पढ़ेंगे रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन में हम बेसिकली 3 मेन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक तो है टॉपिक सिलेक्टिव टॉपिक, एक है कवरेज और एक है हाइपोथेसिस। ये सब करने से पहले हमें रिसर्च डिजाइन का मतलब पता होना चाहिए। रिसर्च डिजाइन होता क्या है? रिसर्च डिजाइन इज अ वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। जब आप सिस्टमैटिकली रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो उस टाइम आप बहुत सारे टेक्निकल टर्म के थ्रू गो थ्रू हो गए ना उनको सॉल्व करने के लिए। तो उसमें जितने भी सब सेक्शंस हैं, जितने भी नीडेड है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो सारा रिसर्च डिजाइन का पार्ट होगा। अगर सीधी सीधी भाषा में हम बात करें तो रिसर्च डिजाइन मतलब सिस्टमैटिकली सॉल्व करना रिसर्च की प्रॉब्लम को, जिसमें सारे टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगी। तो रिसर्च डिजाइन मीन सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें हमने सारी टेक्निकल टर्म्स इंक्लूड कर दी। अब हमने रिसर्च करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या होने वाला है? सिलेक्टिंग द टॉपिक। क्या होने वाला है? सिलेक्टिंग द टॉपिक। क्योंकि टॉपिक कोई भी काम का फर्स्ट टास्क है। देखो, अगर आप टॉपिक ही नहीं अच्छा सिलेक्ट करोगे रिसर्च वर्क के लिए, तो आपको बोरिंग हो जाएगा, आपको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टास्क क्या है? सिलेक्टिंग ऑफ द टॉपिक।
टॉपिक वही सिलेक्ट करो जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, जिसका आप पे ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट हो, ग्रेट इंटरेस्ट हो आपको उसमें, मतलब मजा आए वो काम करके, वैसा वाला टॉपिक सिलेक्ट करो। एक वो टॉपिक क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट, मतलब कोई सिग्निफिकेंस होना चाहिए कि जो एंड यूजर्स हैं वो अच्छे, मतलब उनको कोई बेनिफिट होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने कोई फालतू में टॉपिक ले लिया कि हाँ आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है बट उसका किसी को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई उसके आउटपुट नहीं है, दैट विल नॉट मेक एन इम्पैक्ट। तो वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उसका अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए। कंसीडर द टाइम फ्रेम, आप जितना भी टाइम फ्रेम है वाइल सिलेक्टिंग द टॉपिक आप उसको कंसीडर करोगे कि हाँ मेरे पास इतना टाइम है, मुझे ये डाटा करना है। तो आप जो टाइम फैक्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं, आपने कोई ऐसा टॉपिक ले लिया जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है रिसर्च में, तो यू शुड कंसीडर द टाइम फैक्टर। एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन, आप उससे कंक्लूजन निकाल पाओ, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप जो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो उससे आप कंक्लूजन निकाल पा रहे हो या नहीं। आपने अगर कोई रिसर्च स्टडी ली है तो एंड में आप उसका कोई कंक्लूजन निकाल लो, वरना उस रिसर्च का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप क्लियरली स्टेट करो और कंसाइजली स्टेट करो, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है, इसका आपको सोल्यूशन निकालना है, तो वही रिसर्च वर्क हुआ। तो सिलेक्ट करो टॉपिक अच्छे से जिसको आप पे इंटरेस्ट, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ये तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं वाइल सिलेक्टिंग अ टॉपिक। जैसे हम धक्के से ही, मतलब हमें नॉलेज होती नहीं है, हम धक्के से बस फिल इन द गैप्स करते रहते हैं नॉलेज में, उस टॉपिक में तो हमें कोई नॉलेज होती नहीं, हम धक्के से एक्सक्यूज बना लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, या फिर कोई ऐसा कोई गैप नहीं होता है, हम धक्के से फिल करते रहते हैं अपने नॉलेज के गैप्स को। ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, एक और मिस्टेक क्या करते हैं, दो सेट ऑफ डाटा को सिंपली कंपेयर करने बैठ जाते हैं। वो भी कोई रिसर्च वर्क नहीं है, आप सिंपली कोई दो डाटा है उनको कंपेयर करो, मियरली कंपेरिजन इज नॉट अ रिसर्च वर्क। ठीक है। या फिर आपने एक ऐसी प्रॉब्लम सेट कर ली जिसमें आप सिर्फ दो चीजों के बीच में कोरिलेशन की डिग्री बता रहे हो कि इन दोनों में आपस में क्या डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ एप्रोप्रिएट टॉपिक। और ऐसी प्रॉब्लम, डिवाइसिंग अ प्रॉब्लम टू विच द आंसर कैन ओनली बी येस और नो, और आपने या तो कोई ऐसी प्रॉब्लम बता दी जिसका एंड में आंसर या तो येस है या तो नो है। सो ये सब गलत चीजें हैं, ये आपकी मिस्टेक्स हैं वाइल सिलेक्टिंग द टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कवरेज एंड डीलिमिटेशंस। देखो, कवरेज मतलब आपका स्कोप ऑफ स्टडी क्या होगा, आप कवर क्या क्या करने वाले हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नैरो डाउन कर दो जो आपकी थीसिस की टॉपिक है कि हाँ ये आपकी लिमिट है, स्कोप ऑफ स्टडी है, आप ये करने वाले हो कवर। तो कवरेज मतलब आप कितना कवर करने वाले हो, आपकी लिमिट्स क्या हैं। तो कवरेज इन द सिंपल सेंस मीन स्कोप क्या है, आपने स्कोप अपनी डिफाइन कर ली, बाउंड्रीज डिफाइन कर ली कि आपकी स्टडी की ये वाली बाउंड्रीज हैं। उसमें सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, फैसिलिटीज, एरिया, टाइम फ्रेम, या कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पर आप फोकस करने वाले हो। तो कवरेज में वो सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जिनके टर्म्स में आप कवर करने वाले हो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को अपनी। ठीक है। नेक्स्ट इज डीलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। डीलिमिट मतलब आपने लिमिट कर दिया अपनी स्टडी को, लिमिटाइज कर दिया कि हाँ मैं सिर्फ इसी जोग्राफिकल एरिया की बात करूंगा, इसी एज ग्रुप की बात करूंगा, सिर्फ फीमेल की बात करूंगा, या सिर्फ मेल की बात करूंगा, या सिर्फ चाइल्ड्स की बात करूंगा, या सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन की बात करूंगा, या सिर्फ इन ट्रेड्स पे बात करूंगा, या मतलब कुछ भी आपने डीलिमिट कर दिया ताकि जो आपकी स्टडी है वो और ज्यादा बेटर हो सके और फिजिबल हो सके। लिमिटाइजेशन से अच्छा हो जाता है क्योंकि जितने भी आपके ड्रॉबैक्स हैं रिसर्च के वो आप डीलिमिट करके ऑलरेडी स्पेसिफाई कर देते हो, हाँ कि बस मैं तो यही करने वाला हूँ, यही मेरा स्कोप ऑफ द स्टडी है, ताकि मुझे अच्छे फिजिबल बेटर रिजल्ट मिल सके और जो मेरा रिसर्च का प्रोजेक्ट वर्क है वो बेटर हो सके। ठीक है। क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लार्ज एरियाज कवर कर पाओ या बहुत ज्यादा लार्ज जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कवर पाओ। तो इसलिए दिस इज बेटर वे कि आप डीलिमिट और कवरेज कर दो प्रॉपर, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाइपोथेसिस का मतलब ही हमें पहले क्लियर होना चाहिए। हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव प्रोपोजिशन सजेस्ट करना, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, एक तरह से टेंटेटिव प्रोपोजिशन बताना, या कोई भी फिनोमिनन को एक्सप्लेन करना, क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हाइपोथेसिस के लिए हम बेसिकली इंपॉर्टेंस के 5 पॉइंट्स कर रहे हैं। एक तो जो हाइपोथेसिस है दैट इज अ काइंड ऑफ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, मतलब वो सॉल्यूशन बता देता है कि डिक्लेयर कर देता है। ठीक है। हाइपोथेसिस हेल्प करता है हमें डिटरमाइन कराने में कि हमारा रिसर्च का डिजाइन क्या होने वाला है। एक तरह से हाइपोथेसिस हम बोल सकते हैं डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फर्दर अगर आपने कोई हाइपोथेसिस निकाल दिया उससे फर्दर रिसर्च हो सकती है। तो एक तरह से हाइपोथेसिस रिजल्ट्स इन फर्दर रिसर्च। ठीक है।
एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस है इज अ फ्रेमवर्क ऑफ कंक्लूजन्स। तो हाइपोथेसिस एंड में कंक्लूजन्स का फ्रेमवर्क है जो फर्दर रिसर्च को स्टिपुलेट करता है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है रिसर्च वर्क में और डिटरमाइन करने में हेल्प करता है रिसर्च के डिजाइन को। एक तरह का डिक्लेरेटिव सेंटेंस है हाइपोथेसिस। अब सोर्सेज ऑफ अ मीनिंगफुल हाइपोथेसिस, आपको एक मीनिंगफुल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट निकालनी है या कंक्लूजन निकालना है तो उसके 3 सोर्सेज हो सकते हैं बेसिकली। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी बात करें, आपको इंट्यूशन हो रही है हाँ कि यही बात सही है, तो एक वे तो ये हो गया इंट्यूशन और हंच। सेकंड हो गया फाइंडिंग्स ऑफ अदर स्टडीज, किसी और ने उस चीज पे फाइंडिंग की थी, आप उस स्टडी का हेल्प ले रहे हो कि हाँ उस स्टडी की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग चल रहा हो, या कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी थी। थर्ड सोर्स क्या हो सकता है, कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी थी। पहला तो हो गया आपका खुद का इंट्यूशन या हंच है, ये कह रहा है कि हाँ ऐसे होना चाहिए। सेकंड फाइंडिंग्स ऑफ द अदर स्टडी। थर्ड कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी थी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के टाइप्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली ना काफी सारी कैटेगरीज में अलग अलग तरह का आपको टाइप्स मिलेगा हाइपोथेसिस का, बट हम इंपॉर्टेंट वाले टाइप्स करने वाले हैं। यहाँ पे तो सिर्फ मैं आपको नेम बता रही हूँ थोड़े से टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में। आ गया एक तो सिंपल हाइपोथेसिस, एक आ गया कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, थर्ड नंबर पे आ गया एम्पेरिकल हाइपोथेसिस जिसको वर्किंग हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आ गया नल हाइपोथेसिस, फिफ्थ पे आ गया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सिक्स्थ पे लॉजिकल हाइपोथेसिस, सेवेंथ पे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और एट्थ पे आ गया बैरन हाइपोथेसिस, मतलब जिसका कोई भी बेस नहीं है। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो नल हाइपोथेसिस और एक है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके अलावा हाइपोथेसिस को हम डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल कैटेगरी में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, मतलब ये डायरेक्शन हमें बता देता है कि रिलेशनशिप कैसी है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो मतलब डायरेक्शन है दैट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है ये हमें कोई भी किसी भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप को नहीं बताता, इसमें कोई भी तरह की जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड नहीं होती है। नाम से क्लियर है, डायरेक्शन वाला डायरेक्शन बताएगा, और जो नॉन डायरेक्शनल है दैट विल नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस। अब जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस है उसको H0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो अल्टरनेटिव है उसको HA के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब नल हाइपोथेसिस मींस अ स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, कोई पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कुछ बता रहा है, वो हो गया नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव क्या है, ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा नल हाइपोथेसिस को। ऐसी स्टेटमेंट जो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है नल हाइपोथेसिस को उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, वी टेस्ट द लाइक्लीहुड ऑफ दिस स्टेटमेंट बीइंग ट्रू इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट आवर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एंड इसमें क्या है ऑल्टरनेटिव में, वी डिटरमाइन वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द लाइक्लीहुड ऑफ नल। तो ये इस पे डिपेंडेंट है और ये इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और जो नल हाइपोथेसिस है उसमें हम ये साइंस को इंक्लूड करते हैं और जो ऑल्टरनेटिव है उसमें हम ये साइंस इंक्लूड नहीं करते हैं। उसमें मतलब कुछ साइंस उसमें ये वाले साइंस इंक्लूड होते हैं, उसमें ये वाले जो मतलब नल हाइपोथेसिस है उसमें इज इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज होता है। और जो अल्टरनेटिव, मैंने वो गलत बता दिया गलती से पॉइंट, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइंस यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं इस वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, नेचर ऑफ स्टडी क्या है। हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी सोर्सेज से आ सकती है ना, तो इन्फॉर्मेशन कैन कम वर्चुअली फ्रॉम एनीवेयर। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बेशक वो मीडियाज हों, ब्लॉग्स हों, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हों, बुक्स हों, जर्नल्स हों, मैगजीन्स हों, एक्सपर्ट ओपिनियंस हों, इंसाइक्लोपीडियाज हों, वेब पेज हों। हमारे पास रिसोर्सेज का हमारे अराउंड अगर हम देखें तो भंडार है, हार्ड कॉपी फॉर्म में भी, इलेक्ट्रॉनिकली भी और बहुत सारी फॉर्म्स में भी, है ना। उसके बाद हमारे पास बेसिकली 3 सोर्सेज हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड जिनको भी वीडियो अच्छी लग रही है डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।